हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड यूनिट थी हमारी वो अधूरी रह गई थी, उसका एक टॉपिक हमारा रह गया था ब्रैंकियोस्टोमा, तो वो कंप्लीट करेंगे आज। सारे इसके एक्सटर्नल फीचर वगैरह, सारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये मैराइन एंड एस्टुराइन वाटर में रहते हैं। मेराइन का मतलब तो समुद्री होता है और एस्टुराइन वाटर होता है नदी प्लस समुद्र, जो दोनों का पानी होता है वो। तो आमतौर पर रेतीले तटों पर पाए जाते हैं, जो पतले समुद्री पानी में रहते हैं, जिसकी लवणता 15.4% से 33.1% के बीच होती है। इस तरह की लवणता के पानी में रहते हैं। तो सबसे पहले जो है वेब एंड हिल ने बताया था कि ब्रैंकियोस्टोमा नाइजीरियंस 13% लवणता में पाए गए हैं। नेक्स्ट है इसके एक्स्ट्रा फीचर, जैसे कि 33% से अधिक लवणता पर सहनशीलता कम हो जाती है। ये दोहरा जीवन जीता है, जिसमें ये सेडेंटरी लाइफ एंड फ्री स्विमर्स के रूप में जीवन जीता है। इसमें पंख होने के बावजूद तैरने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, जो श्वसन जल प्रवाह के साथ आते हैं। जो श्वसन जब करते हैं ना ये, तो उसके साथ जो प्रवाह आता है पानी का, उसमें आते हैं और फेरेंजियल कैविटी में जाते हैं। देखिए, इसे एम्फिओक्सिस और ब्रैंकियोस्टोमा दोनों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिया और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। एंड इसकी क्लास है लेप्टोकार्डी, ऑर्डर ब्रैंकियोस्टोमेडिटा, फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमेडिटिया, जीनस है ब्रैंकियोस्टोमा। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पालास ने, और 1778 में। एक्सटर्नल फीचर है इसके, सबसे पहला शेप, साइज एंड कलर। तो लेंथ होती है इसकी 2 से 3 इंच, वाइटिश टू क्रीमी कलर का होता है, ये क्रीमी येलो। सेकंड है बॉडी, लेटरली कंप्रेस्ड, यानी कि साइड से थोड़ी संकुचित होती है। फिशेज लाइक विदाउट आइज, विदाउट आइज का होता है, आइज नहीं होती है इसमें। डिवीजन ऑफ बॉडी, तो ट्रू हेड अब्सेंट होता है। बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर ट्रंक एंड पोस्टीरियर टेल। उसके बाद है अपर्चर, इट हैज़ 3 ओपनिंग, जहाँ से 3 ओपनिंग है इसकी बॉडी में, जैसे कि माउथ, फर्स्ट माउथ है, फिर है एट्रियोपोर और थर्ड है एनस। नेक्स्ट है फिन्स एंड फोल्ड्स। तो 3 लॉन्गिट्यूडनल फिन्स होते हैं, पहला मीडियन डोर्सल, फिर मीडियन वेंट्रल और फिर कॉडल फिन। अभी मैं इसका आपको एक वो भी दिखाऊंगी फोटो, कैसा होता है ये। तो कुछ इस तरीके का होता है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस। जो ऊपर वाला डायग्राम है वो इसका रियल डायग्राम है। नेक्स्ट है माइटोम्स एंड गोनेड्स ऑन ईच लेटरल साइड। बड़े आकार की मांसपेशियां होती है की एक श्रृंखला होती है, जिसे मायोटोम कहा जाता है। और मायोटोम के नीचे माउथ और एट्रियोपोर के बीच गोनेड्स की एक सीरीज पाई जाती है, जो दोनों पक्षों पर स्थित होती है। अभी देखो, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे जो है ये गोनेड्स की, यहाँ पे सीरीज है गोनेड्स की, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एट्रियोपोर हो गया, जो इसका अभी बताया ना 3 ओपनिंग होती है। तो माउथ होती है, एट्रियोपोर, एनस। अब बॉडी वाल जो होती है, शरीर की दीवार में एक पतली नाजुक पारदर्शी त्वचा इंट्रीगुमेंट होती है। एक मजबूत मांसपेशी की बनावट और पैरेटल पेरिटोनियम होता है। तो ये बॉडी वाल है इसकी इस तरह की। सबसे पहले ये जो है ये चीज़ यूनिसेल्युलर एपिडर्मल सेल्स विद ग्लैंड्स, ठीक है। एंड ये यहाँ तक कि ये क्या है, सिलिएटेड कॉल्यूमना एपिथीलियम है, सिलिएटेड कॉल्यूमना एपिथीलियम है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे की साइड है ये क्यूटिस है, एंड फिर आती है हमारी डर्मिस। ओके, ये इसकी बॉडी वाल है। अब आते हैं इसके स्केलेटन पे। तो बाहरी कंकाल जो होता है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन न तो हड्डीनुमा और न ही उपास्थीनुमा। यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो तो होता नहीं, एंडोस्केलेटन होता है लेकिन उसमें हड्डी नहीं होती, ठीक है, और ना ही उपास्थीनुमा होता है। उसके बाद है नोटोकोड, एक लंबी रोड जैसी नैरो संकीर्ण गोलाकार होती है। नेक्स्ट, नहीं, फिन रे बॉक्सेस हमेशा फिन्स को सहारा देने के लिए उपस्थित। गिल रोड्स हमेशा गिल स्लिट्स को सहारा देने के लिए उपस्थित।
अभी देखो ये फिन रे बॉक्स हैं जो फिन को सहारा देते हैं। और क्या था, और थी वेंट्रल फिन रे बॉक्स, ये ठीक है। सीलोम जो होता है, ट्रू सीलोमेट होते हैं, एंडोसीलोमेट होते हैं फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है इनमें। एट्रियम ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स द्वारा बनाया गया स्थान है जो गिल स्लिट्स के दोनों ओर भ्रूणीय अवस्था में होता है। गिल स्लिट्स सीधे एट्रियम में खुलते हैं। अभी देखो यहाँ पे गिल स्लिट्स हैं ये, एंड यहाँ पे जो है मेटाप्लूरल फोल्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पूर्ण है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, पाचन ग्रंथियां शामिल है। एलिमेंट्री कैनाल, मुख, ओरल हुड, मुख आश्रित, मुख गुहा, फेरिक्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सभी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, मिड गट, डाइवर्टिकुलम, लीवर, ठीक है। एंड ये डायग्राम है इसका। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या होती है, फ्लैजिलेटेड पिट होती है। उसके बाद पिगमेंट स्पॉट, उसके बाद ये जो लाइन है ये वाली पेरीफेरेंजियल बॉन्ड होता है। गिल स्लिट्स ये अभी बताए थे मैंने, ये गिल स्लिट है। ये डोर्सल फिनरे बॉक्स है और इसके नीचे वाले ये बॉक्सेस जो हैं ये वेंट्रल फिनरे बॉक्सेस है। नेक्स्ट ये जो ये चीज़ है ये है इस ईसोफेगस, ये वाली है इसकी नर्व कोड, एंड इसके नीचे ये वाली है इसकी नोटोकोड। नेक्स्ट ये है कोडाल फिन, ये यहाँ पे ओपनिंग है जो ये एनस है, ये अभी बताया वेंट्रल फिनरे बॉक्स है। एंड ये यहाँ पे ओपनिंग है ये एट्रियोपोर है। इसके बराबर में ये सीरीज जो है ये गोनेड है। और ये मिडगट सीकी है, और इससे कहते हैं हम मेटाप्लूरल फोल्ड। ये जो अंदर वाली चीज़ है इसे कहते हैं एंडोस्टाइल। और ये यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसके व्हील ऑर्गन है जिसे मूलर ऑर्गन भी कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये जो है ये ओरल हुड सिरी, ओरल हुड सिरी, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका माउथ कैसा होता है। मुख शरीर के आगे भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह एक बड़ा ओवल शेप अंडाकार छिद्र होता है जो ओरल हुड द्वारा घिरा होता है। ओरल हुड एंट्रियोलेटरल प्रोजेक्शन और ट्रंक द्वारा बनता है। बकल कैविटी, मुख से जुड़ा हुआ वह स्थान जो ओरल हुड द्वारा घिरा होता है, जिसमें एक्टोडम द्वारा बनाई गई परत होती है, उसे मुख गुहा या वेस्टिब्यूल कहते हैं। बकल कैविटी फनल शेप की होती है और ओरल हुड का मुक्त किनारा 10 से 11 जोड़ी बकल सिरी से बना होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सिरी की संख्या बढ़ती जाती है और ये जीव से जीव में भिन्न भिन्न होती है। ओरल हुड और सिरी को कठोर जेली जैसे कंकाल के डंडों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। ओरल सिरी अंदर की ओर मुड़ी रहती है, बड़े कणों के भोजन के मुख गुहा में प्रवेश को रोकती है ओरल सिरी, ठीक है। मुख के पास स्थित होने के कारण ये सिरी भोजन के कणों को छानने में मदद करते हैं और केवल उपयुक्त आकार के कणों को मुख गुहा में प्रवेश करने की अनुमति देती है। अब पढ़ते हैं व्हील ऑर्गन, ऑल्सो कॉल्ड मूलर्स ऑर्गन। तो ओरल हुड के एपिथेलियम से 6 से 8 पेयर फिंगर लाइक जो फोल्ड होते हैं, प्रत्येक में सिलिएटेड ग्रूव होता है जो सिलिएटेड रिड्ज से बना होता है। इन फोल्ड्स को सामूहिक रूप से व्हील ऑर्गन, मूलर्स ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन कहा जाता है। बकल कैविटी के पिछले छोर पर वेलम और एंट्रोस्टोम उपस्थित होते हैं। यहाँ एक वृत्ताकार झिल्लीकार वेलम होता है। वेलम के मध्य में वेलम छिद्र होता है और वेलम के किनारों पर 12 या अधिक पतले सिलिएटेड वेलर टेंटिकल्स होते हैं। और व्हील ऑर्गन का डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मूलर ऑर्गन या व्हील ऑर्गन का डायग्राम, कुछ इस तरीके का होता है, व्हील जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब फेरिक्स ये बड़ा पार्श्विक रूप से संकुचित थैली होती है जो शरीर के आगे भाग का लगभग आधा हिस्सा घेर लेता है। ये एट्रियल कैविटी में लटका हुआ होता है जो इसे सभी ओर से घेरती है। अब फेरेंजियल गिल वॉल और गिल स्लिट्स। फेरिक्स की दीवार में कई जोड़ी गिल क्लेफ्ट्स होते हैं। गिल क्लेफ्ट्स में गिल नहीं होते हैं। जीवों में गिल क्लेफ्ट्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है और गिल क्लेफ्ट्स के बीच गिल बार्स और गिल लैमेली उपस्थित होती है। प्राथमिक गिल बार्स और द्वितीयक गिल बार्स विकल्प रूप से उपस्थित होते हैं। जो गिल बार्स हैं इनके, उसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
एंड ये है प्राइमरी गिलबार्स का टीएस एंड सेकेंडरी गिलबार का टीएस, इस तरीके का होता है। ब्लड वेसल्स, गिलरोड एंड एक्टोडर्म, ये सभी चीजें इसमें हैं। नेक्स्ट है एपीफेरेंजियल ग्रूव। एपीफेरेंजियल ग्रूव क्या करता है, भोजन के पाचन और जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। सिलिएटेड गिलबार्स के अलावा मध्य डोर्सल में अन्य सिलिएटेड ट्रैक्स होते हैं जिन्हें एपीफेरेंजियल गिल ग्रूव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। उसके बाद है एंडोस्टाइल। फेरिक्स के की मिड वेंट्रल दीवार में हल्का ग्रूव होता है जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। ये ग्रूव आंत में स्थित होता है और इसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं जो म्यूकस स्रावित करते हैं। एंडोस्टाइल 2 जिलेटिनस स्केलेटन रॉड्स द्वारा समर्थित होता है। नेक्स्ट ईसोफेगस। फेरेक्स पीछे की ओर ईसोफेगस में खुलता है। ये सीधा, संकीर्ण और सिलिएटेड होता है। मिडगट आंत जो होती है वो विस्तृत होती है। ईसोफेगस भोजन को फेरेक्स से आंत में पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद इंटेस्टाइन। आंत लंबी और हल्की लटकी हुई होती है। ये डॉर्सल मेसेंटरी द्वारा समर्थित होती है। यह मिडगट और ईसोफेगस के जंक्शन में हिंडगट तक फैली होती है जहां यह एनस द्वारा बाहर निकलती है। मिडगट डाइवर्टिकुलम हिपेटिक लीवर फेरेक्स के राइट साइड के सामने से उत्पन्न होता है। संपूर्ण गट चिकनी मांसपेशियों की परत से ढकी होती है। इसकी दीवार से स्मूथ मांसपेशियों की परत होती है। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसे हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, हिपैटिक सीकम या लीवर भी कहा जाता है। हालांकि यह वास्तविक यकृत की संरचना और कार्यों से मेल नहीं खाता, बल्कि यह वर्टिब्रेट्स के पैनक्रियाज के समान कार्य करता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फूड जो होता है, ये फूड स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, डायटम्स और जूप्लैंक्टन पर निर्भर करते हैं। फीडिंग सिलियरी और फिल्टर फीडर है। नेक्स्ट डाइजेशन कैसे होता है, फेरिक्स के सीलिया की क्रिया जलधारा को उत्पन्न करती है। फेरिक्स में जो सीलिया लगे होते हैं उसकी क्रिया जब वो चलती है ऐसे तो वो जलधारा उत्पन्न करती है जिसमें भोजन होता है। अब जलधारा के साथ भोजन आता है। उसके बाद ये जलधारा मुख में प्रवेश करती है, फिर फेरिक्स में जाती है और अंततः गिल क्लेफ्ट्स के माध्यम से एट्रियल कैविटी में पहुंचती है। वहां से यह जलधारा एट्रियोपोर के माध्यम से बाहर निकलती है। मतलब जो भोजन होता है वो तो ग्रहण कर लिया जाता है और एट्रियोपोर के माध्यम से जो वेस्ट है, वाटर जो आया था, वो बाहर निकल जाता है। रोटेटरी ऑर्गन के सीलिया जल को फेरिक्स की ओर निर्देशित करते हैं जो एंटेरोस्ट्रोम प्रवेश करता है, एंट्रोस्टोम में प्रवेश करता है। लेटरल सीलिया की क्रिया के कारण जल में निलंबित भोजन कण गिलबार्स पर जमा होते हैं जहां वे एंडोस्टाइल द्वारा स्रावित म्यूकस में फंस जाते हैं। पाचन तंत्र में एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा पाचक एंजाइम का स्राव होता है जो आंत और मिडगट डायवर्टिकुलम में पाए जाते हैं। इन सेल्स में इंट्रासेल्युलर पाचन होता है जहां भोजन कणों को सेल्स के अंदर पाचन एंजाइमों द्वारा तोड़ा जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड तो मुख्य रूप से हिंड गट में होता है और कुछ हद तक मध्य गट में भी होता है। अभी मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो जो इनका ब्लड है वो कलरलेस होता है, कॉर्पसल्स नहीं होती है, श्वसन अंग नहीं, रक्त लिम्फ फिनरे और मेटाप्लूरल फोल्ड्स में भी बनता है। ब्रैंकियोस्टोमा में परिसंचरण तंत्र, रक्त वाहिकाएं वर्टिब्रेट्स की धमनियों और नसों के समान होती है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख रक्त वाहिकाएं और उनकी शाखाएं पाई जाती हैं। साइनस वेनोसस होगी, डोर्सल ऑर्टा एंड वेंट्रल ऑर्टा, कार्डिनल वेन्स और पेराइटल वेन्स। नेक्स्ट सब इंटेस्टाइनल वेन और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब इसका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। सब इंटेस्टाइनल वेन की आगे की शाखा हिपैटिक वेन होती है। फ्लो ऑफ ब्लड आगे की ओर कैसे होता है, कोडल या पूंछ क्षेत्र में सब इंटेस्टाइनल वेन द्वारा, पेराइटल वेन और पोस्टीरियर कोडाल वेन, कार्डिनल वेन, वेंट्रल ऑर्टा इनके द्वारा होता है। और पीछे की ओर होता है लेटरल डोर्सल ऑर्टा, मीडियन डोर्सल ऑर्टा और एंटीरियर कार्डिनल वेन द्वारा।
और लिम्फेटिक सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। उसके बाद चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रेंकियोस्टोमा की फेरेंजियल वॉल में विशेष रूप से रक्त वाहिकाएं होती है और पानी का प्रवाह फेरेंजियल कैविटी में प्रवेश करता है। रक्त का प्रवाह इतना निकट होता है कि रक्त में CO2 और पानी में O2 के बीच कुछ आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, लेकिन गिलबार्स में कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता है और रक्त में श्वसन वर्णक नहीं होता है, इसलिए अधिकांश गैसीय आदान प्रदान फिन्स, मेटाप्लूरल फोल्ड्स और लिम्फ स्पेसेस जैसे क्षेत्र के माध्यम से होता है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। एम्फियोक्सिस में शरीर के एंट्रो पोस्टीरियरली भाग में एक खोखली नर्व कोड होती है। वर्टिब्रेट्स में नर्व कोड हेड रीजन में हड्डी द्वारा संरक्षित होती है, लेकिन एम्फियोक्सिस में नर्व कोड सिलेंडर आकार की सेल से बना एक मजबूत रोड लाइक होता है। इसका नोटोकॉर्ड हेड रीजन तक फैला होता है, इसलिए इसे सिफेलोकॉर्डेट्स कहा जाता है। उसके बाद है सेंस ऑर्गन। तो फर्स्ट है आई स्पॉट ओसिली, मतलब आई स्पॉट होता है या इसे ओसिली भी बोलते हैं। नोटोकॉर्ड की वेंट्रोलेटरल सरफेस पर फोटो रिसेप्टर का विवरण, जो दो प्रकार की सेल से बना होता है, आउटर पिगमेंट सेल और मेलानोसाइट एंड इनर फोटोसेंसिटिव सेल। सेकेंड है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। दिस इज प्रेजेंट इन सिफेलिक रीजन। ऑब्वियसली सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट है तो सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट होगा। इन फंडिकुलर ऑर्गन दीज आर कीमोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ब्रेंकियोस्टोमा के पास प्रॉपर किडनी नहीं होती है। उत्सर्जन ब्रेंकियोस्टोमा के सेलेनोसाइट्स द्वारा होता है, जो सपाट वोर्स या एनेलिड्स के प्रोटोनेफ्रीडिया से मिलते जुलते हैं। अब उसके बाद है प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होती है। ये उत्सर्जन प्रणाली का भाग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक भाग होता है। एक सरल बंद सिलेटेड सैक जैसी पतली दीवार वाली एंड एक्टोडर्मल ट्यूबुलस होती है, जो फेरेंजियल वॉल पर प्रत्येक गिल पर उपस्थित होती है। इसमें कई छोटी शाखाएं निकली हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। एंड ये प्रोटोनेफ्रीडिया का डायग्राम है। इसमें ये जो है ये नेफ्रीडिया पोर है। उसके बाद ये जो निकली हुई है ये इन्हें कहते हैं सेलेनोसाइट्स, जो इन पर लगी हुई है। उसके बाद ये जो है ये पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब और ये एंटीरियर। अब नेक्स्ट है ब्राउन फनल। ये फेरेंजियल के पीछे के सिरे पर डोर्सल तरफ पर एक थैली जैसी संरचना में स्थित होता है। उत्सर्जन कार्य रीनल पैपिली सेल्स का ग्रुप और रीनल पैपिली से एट्रियल कैविटी में उत्सर्जन। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ब्रेंकियोस्टोमा। यूनिसेक्सुअल यानी कि सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अब्सेंट, लेकिन लिंग भेद नहीं होता है। 26 जोड़ी गुनेट्स जो 25वें मायोटोमल सेगमेंट से 51 तक स्थित होते हैं। गुनेट्स डक्टलेस यानी नलिकाहीन परिपक्वता पर गुनेट्स के ऊपरी उत्तक फट जाते हैं और गैमेट्स एट्रियम में मुक्त हो जाते हैं। अंततः गैमेट्स एट्रियोपोर के माध्यम से पानी से निकल जाते हैं। उसके बाद है गैमेट्स ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। द मैच्योर मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ अबाउट 15 से 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, शो इन 3 रीजन हेड, मिडल पीस एंड टेल। द मैच्योर फीमेल सेक्स सेल कॉल्ड ओवम, जिसे एग सेल बोलते हैं, अबाउट 0.12 mm इन डायमीटर। इट इज माइक्रोलेसिथल एग। न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म में यॉक होता है, परिधि में यॉक अब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कहता है जब एग पानी के संपर्क में आता है तो विटेलियन मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली से अलग हो जाती है। कई स्पर्म एग को घेर लेते हैं, लेकिन केवल एक स्पर्म एग के वेजाइटल पोल से संपर्क करके प्रवेश करता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे हमारा ब्रेंकियोस्टोमा कंप्लीट हो गया है। और ब्रेंकियोस्टोमा के साथ साथ हमारी सेकंड यूनिट जो थी पेपर सेकंड की, वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थर्ड यूनिट पे होगी। अगर कोई डाउट और क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।